हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पौधों के शरीर की संरचना के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक साधारण अस्थायी ऊतक जान लिया था। साथ ही साथ जटिल अस्थायी ऊतक की भी हमने शुरुआत कर दी थी। जटिल अस्थायी ऊतक में हम लोगों ने साधारण अस्थायी ऊतक हमने देखा था पिछले क्लास में, और आज के क्लास में जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में चर्चा करना है। विभवज्योति ऊतक हमने देख लिया था, अस्थायी ऊतक स्टार्टअप किया था, जिनमें अस्थायी ऊतक का एक पार्ट साधारण अस्थायी ऊतक को हमने जान लिया था। अब जटिल अस्थायी ऊतक के अंदर जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर को हमें जानना है, और उसके बाद हमारे जो स्रावी जो बच जाते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। मुख्य रूप से मैंने बताया था कि आपका दो ही प्रकार के होते हैं, एक आपका सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी ऊतक। दोनों में मैंने डिफ्रेंशिएट करते हुए बताया था क्या कि जटिल अस्थायी ऊतक में क्या खास रहेगा। ठीक है, तो जटिल अस्थायी ऊतक की अगर बात करेंगे हम लोग, जटिल अस्थायी ऊतक, तो जटिल अस्थायी ऊतक में जो मेन विशिष्टता होती है कि इनके अंदर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। एक से अधिक प्रकार की कोशिका पाई जाएंगी। पहला नंबर बात, एक से अधिक प्रकार की कोशिका। दूसरा केस क्या होगा कि इनके अंदर, अर्थात कि जटिल अस्थायी ऊतक के अंदर सभी कोशिकाओं की आकार आकृति एक समान नहीं होती। सभी कोशिकाओं की आकार एक समान नहीं होती। तीसरा केस अगर देखेंगे तो जटिल अस्थायी ऊतक में एक और चीज जो सबसे खास होती है, इंपॉर्टेंट, कि जटिल अस्थायी ऊतक जो होंगी वह वास्तव में क्या करेंगी कि दो ही प्रकार की होती है, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा क्या, फ्लोएम। जाइलम का मतलब होता है जो भोजन को ले जाने वाला, और फ्लोएम का मतलब होता है कि बने हुए भोजन को जो फैलाने वाला। और उनसे भी इंपॉर्टेंट बात इनके अंदर एक और हो जाती है कि इनके अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो मृत अवस्था में और कुछ जीवित अवस्था में, दोनों तरह की आपकी कोशिकाएं इनके अंदर, मृत एवं जीवित कोशिका इनमें पाई जाती है। तो ये इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। तो ये जो चार बातें हैं, ये जाइलम आपका जटिल अस्थायी ऊतक की महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे कि जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है और किस रूप में पौधों के शरीर में यह प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जटिल अस्थायी ऊतक का एक ही आपको समझ में आ गया कि इनके अंदर इतनी विशेषताएं होंगी, या इस तरह से विशेषताएं पाई जाएंगी इनमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे हम लोग कि जटिल अस्थायी ऊतक के अंदर ये अगर क्वालिटी पाई जाती है तो इनके दो प्रकार होते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा क्या होता है आपका फ्लोएम। तो अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग रूप में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जटिल अस्थायी ऊतक तो हमें पता चल गया कि एक से अधिक प्रकार की कोशिका शामिल होगी, और सभी कोशिकाएं की आकार समान नहीं होगी। सारी कोशिकाओं की आकार क्या होगी, समान नहीं होगी। उसके बाद क्या, इनके अंदर मृत भी और जीवित, अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की क्या पाई जाएंगी, दोनों प्रकार की आपकी कोशिका इनके अंदर पाई जाएंगी। क्लियर है? अब यह क्लियर है तो हम लोग जानेंगे अब जाइलम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, जाइलम के बारे में। जाइलम वर्ड को अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो जाई का मतलब होता है ले जाने वाला, ले जाने वाला ऊतक। मतलब क्या लेके जाएगा भाई, तो जमीन से, धरती के अंदर से खनिज, लवण एवं जल को क्या करेगा, पौधों के सभी भागों तक लेके जाएगा, पौधों के किचन तक लेके जाएगा। पौधों का किचन कहाँ है भाई, तो समझ लीजिए कि पत्तियों तक लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा, पत्तियों तक, किचन तक ले जाएगा। क्लियर है आप लोग को, क्योंकि भोजन तो कहां बनना है, पत्तियों में ही। तो ये खनिज, लवण एवं जल को क्या करेगा,
ये पौधों को लेके जाएगा कहाँ तक, किचन तक लेके जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जाइलम क्या करेगा, जाइलम बीच में होता है जिनके वजह से यह यांत्रिक सहायता एवं क्या करेगा, यह मजबूती देगा, यह पौधे को मजबूती देता है, पौधे को मजबूती देता है। क्लियर है, मजबूती देता है। क्लियर है, तो ये सभी इनके क्या है कि जाइलम के कार्य है। जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अगर जाइलम करता है तो इनके स्ट्रक्चर को भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जाइलम जो है आपका क्या है, ले जाने वाला ऊतक है। पौधों के अंदर किन चीजों को ले जाने वाला, तो खनिज लवण और जल को। अगर खनिज लवण और जल पौधों के पत्तियों तक ना पहुंचे, सीधी सी बात है, किसी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में अगर रॉ आइटम्स कच्चा पदार्थ ना आए तो प्रोडक्शन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, आपका कागज की फैक्ट्री है, तो कहा जाता है जितने भी कचरे होते हैं ना, कचरों से कागज की फैक्ट्री, जो आपकी रद्दी कागज है वो तैयार की जाती है। तो मान लीजिए कि वहां पर कचरा ही नहीं पहुंचेगा तो फिर पेपर कहाँ से निकलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी मार्केट की फैक्ट्री है और मार्केट की फैक्ट्री में इंक ना पहुंचे, इसकी बॉडी कवर के लिए प्लास्टिक ना पहुंचे, उसके अलावा जितने भी इनमें आइटम लगने वाले मटेरियल्स हैं उन्हें आइटम ना पहुंचे, तो बताइए क्या प्रोडक्शन होगा इसका, नहीं होगा। मतलब क्या, पौधों का जो किचन है, जो पतिया है, वह कुछ भी नहीं कर सकता जाइलम के बिना, क्योंकि जाइलम ही वो पार्ट है कि इन सारी चीजों को ले जाने का कार्य करेगा। और आंतरिक रूप में होने की वजह से यह पौधे को यांत्रिक सहायता एवं पौधों को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करने में भी उसकी मदद करेगा। जब इतनी सारे इनके इंपोर्टेंट कार्य है तो जाइलम के बारे में जानना तो बनता है कि वास्तव में जाइलम होते कैसे। ठीक है, तो जाइलम की अगर बात की जाए तो जाइलम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं को अपने अंदर रखता है। अगर देखा जाए तो जाइलम कुल कितने प्रकार के रखता है जी, 4 प्रकार की कोशिकाओं को अपने अंदर शामिल रखता है। मैंने पहले ही कहा था कि आपको एक से अधिक प्रकार की कोशिका सभी रखेंगे जटिलाशय ऊतक, जिसमें सिर्फ एक ही तरह की कोशिका थी वो हमारा कहलाता था साधारण अस्थायी ऊतक। कौन सा था, साधारण अस्थायी ऊतक। लेकिन जब एक से अधिक प्रकार की आ जाएंगी, एक से अधिक प्रकार की होंगी, तो कौन सी होंगी, वो होंगी आपकी जटिल अस्थायी ऊतक। तो जाइलम में 4 प्रकार की, तो इसमें कौन कौन होती है, एक तो होती है वाहिनिकाएं, एक क्या पाई जाती है, वाहिनिकाएं। दूसरा क्या पाई जाती है, तो वाहिकाएं। ठीक है, तीसरा क्या पाया जाता है आपका, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। और एक पाया जाता है आपका जाइलम मृदु ऊतक, मृदु ऊतक। अब मृदु ऊतक का मतलब सीधा समझ में कह सकते हैं आप पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। क्लियर आप लोग को। तो कितने प्रकार के हो गए इनकी कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं कुल कितने प्रकार की हो गई, 6 प्रकार की हो गई, सॉरी माफ कीजिएगा 4 प्रकार की इनकी कोशिकाएं हो गई। किनकी, जाइलम की, अर्थात कि जाइलम की कोशिकाएं जो है वह कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है। क्लियर है। उसके बाद की अगर बात करें हम लोग, जाइलम की कोशिकाएं 4 प्रकार की है, तो अब इन चारों कोशिकाओं के बारे में इंडिविजुअल रूप से अलग अलग रूप से हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, कि इनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है। ठीक है, अब पहला हम लोग जानेंगे वाहिनिकाएं के बारे में, फिर वाहिकाएं के बारे में, फिर जाइलम तंतु, फिर जाइलम मृदु ऊतक। ठीक है, तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं वाहिनिकाएं की। किसकी चर्चा करते हैं, वाहिनिकाएं के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। तो वास्तव में क्या होती है कि ये जो कोशिकाएं होती है सामान्य रूप से किस अवस्था में रहती है, मृत अवस्था में रहती है। मृत का मतलब क्या हो गया, जो मरी हुई, जिनमें वृद्धि विकास नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो जाती है कि ये कोशिकाएं जो होंगी वो मृत अवस्था में पाई जाएंगी। दूसरी बात है कि इनके अंदर कोशिकाएं कैसी पाई जाएंगी, इनकी कोशिकाएं लंबी मिलेंगी, संकरी मिलेगी। ठीक है, लंबी संकरी मिलेगी।
तीसरी बात इनके अंदर क्या होती है कि इनकी जो आपकी कोशिकाएं होंगी वो क्या होती है, सूंड की तरह होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इस तरह का होती है, दोनों तरफ से ये क्लोज रहते हैं, दोनों तरफ से इसके दोनों मुंह लंबी रहेंगी और दोनों तरफ से मुंह क्या होंगे इनके, क्लोज होंगे। तो इस प्रकार की इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर है? उसके बाद क्या होंगी कोशिकाएं, क्या होंगी, सूंड के समान होंगी। क्लियर है? उसके बाद क्या पाई जाएंगी कि वाहिनिकाएं के अंदर जो और खास बात पाई जाएंगी कि इनमें कोशिकाएं जो होंगी समव्यासी होंगी। कोशिकाएं समव्यासी होंगी। समव्यासी का मतलब क्या हो गया, सम व्यास वाला यानी कि बराबर व्यास वाला, मतलब कि उनकी आकार आकृति जो होगी लगभग एक समान होगी। ऐसी कोशिकाएं में किसमें मिलेंगी, वाहिनिकाएं में मिलेंगी। और क्या होगा कि ये काम क्या करेगा इसको, तो वास्तव में क्या करेगा, जो भोजन वाला आइटम्स है, भोजन वाले आइटम्स को नीचे से जो लेके जा रहा है, तो ये क्या करेगा, खनिज लवण वाले आइटम्स को ले जाने का काम करेगा, खनिज लवण वाले पार्ट को लेके जाएगा। ठीक है? और क्या होता है कि जब मटेरियल ये लेके जाएगा तो वास्तव में ले जाने के लिए क्या होता है कि इनकी जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में क्या होती है कि बहुत सारे होल होते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इन्हीं छिद्र की मदद से क्या करते हैं कि वो लेके जाते हैं, तो उन्हें आप क्या कर पाते हो, किचन में, अर्थात क्या कि उनके पतियों में दे पाते हैं। अर्थात कि इनकी मृत जो कोशिका है वो लंबी शंकरी होती है, लेकिन क्या होती है, इनमें छिद्र पाए जाते हैं जिनसे क्या होते हैं, जिनकी वजह से वह जो खनिज लवण लेके आता है वह पतियों को आसानी से दे पाता है। तो इस कंडीशन में स्ट्रक्चर हो गए इनके मुख्य रूप से। उसके बाद क्या कि इनके अंदर कुछ भोजन को स्टोर करने की क्षमता भी होती है, भोजन के आइटम्स को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है, ज्यादा समय के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करेंगे कि इनकी कोशिकाएं के ऊपर जो परत होती है, बाहरी परत, वह किस रूप में पाई जाती है, तो इनकी अगर बाहरी परत की अगर बात कीजिएगा तो इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी नहीं होती है, इनकी भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति, वह पतली होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है? और मुलायम होती है, मतलब हार्ड बोर्ड में नहीं होती है और मुलायम होती है। क्लियर है आप लोग को? इनकी कोशिका भित्ति पतली होगी और मुलायम होगी। ये सारी क्रिया पे किसमें देखने को मिलेंगी, वाहिनिकाएं में। अर्थात की वाहिनिकाएं की कोशिकाएं क्या होंगी, मृत अवस्था में होंगी, लंबी शंकरी होंगी, और कोशिकाएं जो बनाएगी सूंड का आकार बनाएगी। सूंड का आकार बनाने का मतलब क्या, दोनों तरफ से सूंड, दोनों तरफ से इसका मुंह क्लोज रहेगा, मतलब ऐसे ओपन नहीं रहेगा, दोनों तरफ से मुंह क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। और कोशिकाएं जो इनके अंदर पाई जाएंगी एक ही व्यास की, एक ही आकार आकृति वाली पाई जाएंगी। ठीक है? उनके बाद क्या इनका काम हो जाएगा कि ये खनिज पदार्थों को लेके जाएगा और जरूरत पड़ने पे कभी कभी भोजन को स्टोर भी कर लेगा। ठीक है? लेके जाने के लिए, अवशोषित करने के लिए इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनके वजह से वो आसानी से क्या करते हैं कि इन्हें ले जाने में उनकी मदद कर पाते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसके अलावा अगर बात करें इनमें, तो इनके अंदर एक और खास बात होती है कि ये क्या होते हैं कि ये वास्तव में जब भी ये भोजन के आइटम्स को लेके जाएंगे, जब ये खनिज लवण को लेके जाएंगे, तो वह किस अवस्था में ले जाएंगे कि वो भोजन घुलित अवस्था में होना चाहिए। घुलित अवस्था का मतलब क्या कि उनके अंदर जो खनिज लवण है वह जल में पूरी तरह घुले होने चाहिए, और उस घुले हुए आइटम्स को जल के माध्यम से अवशोषित करेगा। जैसे आप सीधे शब्दों में समझे ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्पंज है, ठीक है, स्पंज जो यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, वो स्पंज क्या करते हैं, पानी के अंदर जब भिगोते हैं उसे, तो पानी क्या होता है उनके रंध्रों के माध्यम से अंदर अवशोषित हो जाता है, और फिर जब उसे निचोड़ते हैं आप,
तो पानी नीचे गिरता है। तो ठीक उसी प्रकार से निचोड़ने वाले की तरह यह वाहिनिकाय का फॉर्म भी होता है। इनके अंदर बहुत सारे होल होते हैं। जब पानी के अंदर ये जाता है और चारों तरफ से जाइलम जाइलम के चारों तरफ आपके पानी का आवरण होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो होगा आपका हिस्सा वो क्या करेगा, ये आपका जनरली क्या होगा इसमें, इसके अंदर जब जाने के बाद ये इसे अवशोषित करेगा जल को, और जल को अवशोषित करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यही जल अवशोषित करके ऊपर जाएगा तो वह खनिज लवण के रूप में किससे मिलेगा, पत्तियों को मिलेगा, जिनसे पत्तियां अपना क्या कर सकती है, भोजन बना सकती है। क्लियर है आप लोग को? तो ये बातें हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो थे वाहिनिकाय के बारे में। अब जान लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, वाहिकाय के बारे में। अब किसके बारे में जानेंगे हम लोग, वाहिकाय के बारे में। देखिए, वाहिनिकाय जिस तरह से है, वाहिकाय भी उसी प्रकार से है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी आकार आकृति में। देखिए, क्योंकि जो भी आपकी आकार आकृति हमारे शरीर के अंदर होती है या पौधों के शरीर के अंदर होती है, सब के अंदर कोई ना कोई विशिष्ट क्वालिटी होती है। इन्हीं की वजह से स्ट्रक्चर आपका चेंज होता है। ठीक है, इसमें एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि लंबी संकरी में आपकी इनकी आकृति जो होती है बृहत आकृति की होती है, यानी कि बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, इनकी कोशिकाएं कैसी होंगी, बृहत आकृति के, याद रखिएगा इसे। चलिए देखिए, वाहिकाएं की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे हम लोग, वाहिकाएं की। तो वाहिकाएं के अंदर क्या होगा कि वाहिकाएं के अंदर मुख्य रूप से इनकी जो कोशिकाएं होंगी तो वह लंबी होंगी, लंबी होंगी, लेकिन इनकी आकृति आकृति छोटी होगी। मतलब क्या, लंबाई इनका लंबे रूप में होगा, जो होगा इनका आकार लंबवत होगा, लेकिन लंबवत में भी आकार कैसा होगा, छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इनकी आकृति कैसी मिलेगी हमें, छोटी आकृति की मिलेगी आपकी क्या, वाहिकाएं। जबकि वृहत आकृति की कौन मिलती है, वाहिनिकाएं मिलती है। ठीक है, उसके अलावा क्या होगी कि इनके अंदर एक खासियत है, जो इनका मुंह दोनों तरफ से क्लोज था। इनमें क्या होगा कि इनके कोशिकाओं के मुख जो होते हैं दोनों तरफ से खुले होते हैं। कोशिकाओं के मुख दोनों ओर से खुले होते हैं, दोनों ओर से खुले होते हैं, दोनों ओर से क्या होते हैं, खुले होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें हम लोग, तो आगे अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके अंदर हम आकार आकृति की जानेंगे। तो इसमें देखा था हम लोगों ने कि वाहिनिकाएं के अंदर जो कोशिकाएं मिलेंगी वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी, लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें विभिन्न आकार आकृति का, हमने बताया था आपको कि समव्यासी ही होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसका मेन रोल जो होता है भोजन को ले जाने वाला नहीं होता है, बल्कि यह क्या करता है, यह वाहिनिकाय को भोजन हस्तांतरण में मदद करता है, खनिज लवण के हस्तांतरण में मदद करेगा, खनिज लवण के हस्तांतरण में मदद करेगा। क्लियर है आप लोग को? ये मेन रोल इसका नहीं होगा खनिज लवण को लेके जाएगा, ये इसकी मदद करने वाला है, सिर्फ क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। और मदद करने के लिए क्या करता है कि यह भोजन को, अर्थात कि खनिज लवण को स्टोर भी करता है, स्टोर भी करता है। वाहिनिकाय से जब काम पूरा नहीं होता है
तो वाहिकाएं को देता है स्टोर करने के लिए और ये स्टोर भी कर लेता है। क्लियर है आप लोग को? तो वाहिकाएं का कार्य, इनके अंदर ध्यान रखना है कि इनका जो आकार आकृति जिस तरह से इसमें था, इनमें भी छिद्रित आकार पाई जाती है। इनकी जो आकृति मिलेगी वो कैसी मिलेगी? छिद्रित अवस्था में पाई जाएगी। कैसी अवस्था में होंगी? छिद्रित अवस्था में, मतलब छोटे छोटे छिद्र के रूप में इनके स्ट्रक्चर जो होंगे पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर और बात करें हम लोग, तो यह वास्तव में यह ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के पौधों में पाए जाते हैं, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, ये जितने भी सभी बीजपत्री हैं सभी में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बीजी में, बीजी का मतलब आवृत बीजी, अनावृत बीजी है ना जी, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, सभी प्रकार के बीजी में पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये किसके बारे में था? वाहिकाएं के बारे में। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि वाहिनिकाएं और वाहिकाएं में अंतर करें। तो देखिए वाहिकाएं का क्वालिटी यहाँ पे एक तरफ अलग है और वाहिनिकाएं के क्वालिटी अलग है। दोनों में डिफ्रेंशिएट आप आसानी से चाहे तो सिर्फ इस बोर्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से, या इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे एक बार देख लेंगे, लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो उनसे भी आप इनमें दोनों डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वाहिकाएं और वाहिनिकाएं में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, वाहिनिकाएं वाहिकाएं हो गया। तो अब जानेंगे हम लोग जाइलम तंतु की। दरअसल क्या होता है कि जाइलम तंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जाइलम तंतु उनका ज्यादा रोल करने वाला नहीं होता इसमें, और इनकी अगर होती भी है तो इनकी कहानी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उत्तक के आंतरिक स्ट्रक्चर, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में और बताऊंगा। जाइलम तंतु मुख्य रूप से क्या करता है कि यह सिर्फ बल प्रदान करता है आंतरिक रूप में, इसका ज्यादा रोल नहीं होता है, अर्थात कि जाइलम फाइबर आंतरिक रूप में क्या करेगा, आंतरिक रूप में सहायता करेगा। ठीक है, अब रेशा का काम हो गया। अब जाइलम मृदु तक है, जाइलम पैरेन्काइमा का, तो ये तो पता है कि सबसे सॉफ्ट वाला भाग है जाइलम मृदु तक। तो जाइलम मृदु तक क्या करेगा भाई, वही करेगा जो पैरेन्काइमा करता है। तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, इंटरनल लेयर बनाएगा, मुलायम लेयर बनेगा। इनकी कोशिकाएं किनकी बनी होंगी, इनके कोशिकाओं के ऊपर सेलुलोज की परत होंगी। कोशिकाएं क्या होंगी, कोशिकाएं मुलायम होंगी। और क्या होगा कि ये आपको पौधे के जो जाइलम वाला पार्ट है उनको लचीलापन देने का काम करेगा, लचीलापन देगा, और आसानी से भोजन के वाले आइटम्स को ले जाने में, खनिज लवण वाले पार्ट को ले जाने में इसकी मदद करेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, जाइलम पूरा हो गया। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं मेन इसका रोल करती है, वाहिनिकाएं और आपका वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, दो ध्यान रखिएगा। यह सभी सामान्य रूप से मृत अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जाइलम मृदु तक क्या होता है, लचीलापन होता है, मुलायम होता है। तो इनकी कोशिकाएं जो होती है जीवित अवस्था में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, जीवित अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है आप लोगों को? ये अगर क्लियर है तो ये हमारा जाइलम इस तरह से खत्म हो जाएगा। वाहिनिकाएं के अंदर मृत संकरी, ठीक है, लेकिन बृहदाकृति वाली होंगी। कोशिकाएं दोनों तरफ से क्लोज होंगी, खनिज लवण ले जाने का काम करेगा। इनमें बात कीजिएगा कि इनकी आकृति छोटी मिलेगी हमें, कोशिकाएं दोनों तरफ से खुली होंगी, इनमें एक नहीं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं शामिल होंगी। और ये वाहिनिकाएं खनिज लवण के स्थानांतरण में मदद करेगा और क्या करेगा, कुछ समय के लिए स्टोर करेगा। इनकी कोशिकाएं छिद्रित अवस्था में पाई जाएंगी और ये सभी प्रकार के बीजी पौधे में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जाइलम तंतु की, तो मुख्य रूप से ये आंतरिक सहायता देता है, यानी अंदर से मजबूती देने का काम करता है। और अगर हम बात करें जाइलम मृदुता की, तो ये सेलुलोज की बनी होंगी, कोशिकाएं इनकी मुलायम होंगी। ये कोशिका को क्या करेगा, लचीलापन देगा, और ये क्या करेगा, जीवित अवस्था में पाया जाएगा। क्लियर है आप लोग को? तो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे जाइलम। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। फटाफट जान लेते हैं हम लोग फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम वास्तव में होगा क्या, फ्लोएम जिस तरह से जाइलम था कि पौधों के अंदर खनिज लवण को लेके अर्थात पहुंचाने वाला काम करेगा, उसी प्रकार से आपका फ्लोएम क्या करेगा,
जो भोजन तैयार हो जाएगा, जब भोजन बन के तैयार होगा तो उसको सभी भागों तक पहुंचाने के लिए, अर्थात कि इनका डिलीवरी बॉय का काम रहेगा। फ्लोएम का काम मतलब क्या, डिलीवरी का काम है, इन्हें पहुंचाना है। भाई भोजन बन गया और सबको ये कहते जाएगा भाई कि भोजन तैयार हो गया, आके खाना खा लो। नहीं खा सकते हो तो इनके रूम में पहुंचाएगा, और सभी के रूम में ले जाकर पहुंचाने का जिम्मेवारी किसका, फ्लोएम का। और खाना बनाने का जिम्मेवारी किसका, पतियों का। और खाना बनाने वाले आइटम मार्केटिंग करने का काम किसका, तो जाइलम का। क्लियर है आप लोग को, अर्थात कि मार्केटिंग करके लाएगा जाइलम, खाना बनाएगा कौन, पतिया। और जो खाना परोसने का काम है, देने का काम है, वो किसकी जिम्मेवारी होगी, फ्लोएम की। तो अब बात कर लेते हैं उस वेटर की, उस भोजन परोसने वाले की। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोएम की। अर्थात फ्लोएम क्या करेगा कि बना हुआ जो भोजन है, जो बना हुआ भोजन है, बना हुआ भोजन को क्या करेगा, बना हुआ भोजन को स्थानांतरित करेगा, स्थानांतरित करेगा। क्लियर, ये काम है। अब अगर फ्लोएम ये काम करने वाला है तो इनके अंदर हम पार्ट्स को जानेंगे कि फ्लोएम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्लोएम के पार्ट्स की अगर चर्चा करें तो फ्लोएम के मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, ये आपकी किसकी देखा इसकी हो जाता है। जैसे जाइलम में 4 पार्ट, तो इनके भी 4 पार्ट। ठीक है, इनमें क्या होता है कि पहला होता है इनमें चालनी नलिका, चालनी नलिका। दूसरी क्या होती है, सहकोशिका, मतलब सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तीसरी होती है इसके फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। और एक होता है आपका फ्लोएम का क्या, मृदु उत्तक, फ्लोएम मृदु उत्तक। क्लियर है, तो ये आपकी हो गई चालनी नलिकाएं, आपकी सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम क्या, मृदु उत्तक। अब इसमें हम लोग चारों पार्ट को अलग अलग रूप में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसमें पाई जाती है। ध्यान रखना है, पहले हम लोग जानेंगे ये चालनी नलिका के बारे में। तो नलिका है तो कंफर्म है कि नली के समान, नली के समान लंबी होंगी, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर की ये जीवित कंडीशन में होंगी, जीवित अवस्था में होंगी। इनके ऊपर लिग्निन की परत नहीं बल्कि सेलुलोज की परत मुख्य रूप से होती है, सेलुलोज की परत होती है। और लिग्निन की भी होती है तो हल्की सी परत होती है, लिग्निन की भी क्या होती है, पतली परत होती है, पतली परत। क्लियर है आप लोग को, तो ये चालनी नलिकाएं के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। चालनी नलिकाएं के अंदर और क्या खासियत पाई जाती है कि यह वास्तव में मुख्य रूप से यह सेलुलोज मैंने बता दिया, ध्यान रखिए कि क्योंकि इसके अंदर भित्ति जो होंगी पतली भित्ति पाई जाएगी तो वो सेलुलोज की बनी होती है। कभी कभी लिग्निन की परत होती है, लेकिन लिग्निन की परत भी होंगी तो कैसी परत होंगी, यह परत पतली होंगी। लिग्निन की परत होंगी भी तो कैसी होंगी, पतली। न तो मुख्य रूप से किसकी परत होगी है, सेलुलोज की परत इनमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाता है कि इनके अंदर 2 प्रकार के स्ट्रक्चर इनमें तैयार होते हैं, 2 प्रकार के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, एक शरद ऋतु में और एक होता है किस ऋतु में, एक शरद ऋतु में और एक बसंत ऋतु में। तो क्या होता है कि इनकी जो आपकी कोशिका, 2 कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिका के बीच में कोशिका द्रव्य का स्थानांतरण होता है। तो कोशिका द्रव्य का स्थानांतरण शरद ऋतु जब मौसम थोड़ा सा ठंड हो, तो ठंड मौसम में आप क्या करते हैं भाई, तो क्या होगा कि शरद ऋतु है, जब मौसम ठंडा है तो ठंडे मौसम में आप क्या करते हैं भाई, ठंडे मौसम में तो आप रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट करने का मतलब है कि इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान है ये रुक जाता है, कब, शरद ऋतु में नहीं हो पाता है। लेकिन यही जब बसंत ऋतु आती है, जब मौसम कैसा हो, बसंत का मौसम हो, तो उस कंडीशन में इनके बीच क्या होता है, इनके कोशिका द्रव्य का
स्थानांतरण होता है। दरअसल क्या होता है कि इस समय इनके पास एक कैलेजल नामक का आपका कैलेजल जो होता है, जिनके वजह से यह कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य को स्थानांतरित करता है, वह जम जाता है, शरद ऋतु में जम जाता है, जिनके वजह से क्या होता है, जम जाने की वजह से आपका शरद ऋतु में स्थानांतरण बंद हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि वसंत ऋतु में ही फिर से जमना खत्म होता है, तो वसंत ऋतु में इनके बीच क्या होता है कि स्थानांतरण जो होगा कोशिका द्रव्य का, वह स्थानांतरण शुरू हो जाता है। बात समझ आ रही है? और क्या होगी कि यह सामान्य रूप से जो पाई जाती है, यह जो स्ट्रक्चर होगी, यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाएगी। ठीक है, सभी प्रकार की उत्तकों में, सभी प्रकार के पौधों के उत्तकों में पाई जाएंगी। इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है कि इनकी जो कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्तिका। और इस रिक्तिका में क्या रहता है, तो भोजन आपका कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है। और भोजन जो होगा वह किस अवस्था में रहता है, तो भूल्य पदार्थ के रूप में, अर्थात कि भूले हुए आइटम्स के रूप में आपका रहता है। क्लियर है? तो ये आपका रिक्तिका होगा। यह चालनी नलिका की आपकी क्या हो गई, सारी बातें हो गई जो इनके अंदर पाई जाती है। नली के समान होगी, जीवित अवस्था में होगी, सेलुलोज की होगी। इनके अंदर ट्रांसफर जो होगा शरद ऋतु में आपका ज्यादातर होगा, वसंत ऋतु में इनके पास कोशिका द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भोजन का स्थानांतरण रुकेगा, इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य का स्थानांतरण है वह शरद ऋतु में बाधित रहेगा, लेकिन वसंत ऋतु में यह आपका जारी रहेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि इनके अंदर एक रिक्तिका पाई जाएगी जो भोजन स्टोर करेगी, और भूले हुए पदार्थों के रूप में भोजन स्टोर रहेगा। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि आपका अगर स्वकोशिकाएं की बात करें, तो स्वकोशिकाएं क्या होता है कि चालनी नलिका का ही आपका क्या विस्तृत रूप है। यह वास्तव में क्या करेगा, यह वास्तव में चालनी को मदद करेगा, क्योंकि नाम है इसके सहायक, तो चालनी नलिका को मदद करेगा, भोजन स्थानांतरण में मदद, मतलब सीधा समझिए नहीं, किसका असिस्टेंट बनेगा, स्थानांतरण में मदद करेगा। इनकी कोशिकाएं क्या होंगी, ये भी कोशिकाएं लंबी होंगी, इन्हीं के समान कोशिकाएं पाई जाएंगी तब तो बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि सामान्य रूप से ये सभी के अंदर विकसित नहीं होते, ये आवृत बीजी पौधे में रहेंगे, आवृत बीजी पौधे में ये पाया जाएगा। लेकिन क्या, लेकिन आपका नग्न बीजी हो, नग्न बीजी जिससे अनावृत बीजी भी कहते हैं, या फिर फर्ण हो, तो इनमें क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर जो होंगे ये नहीं पाई जाएगी। ये किसमें मिलेगा, सिर्फ आवृत बीजी में, अर्थात कि विस्तृत या फिर विकसित फॉर्म पौधे का होगा, सिर्फ उन्हीं में सहायक कोशिका में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर आप लोग को? इनके पास क्या होता है कि वास्तव में भोजन संवहन करने में ये चालनी नलिका की मदद करेगा, मेन चीज है ये। और फ्लोएम तंतु का बताया था कि इनका तंतुओं का ज्यादा रोल नहीं होता है, ये वास्तव में क्या करेंगे, ये इनको यांत्रिक सहायता देगा, मजबूती देगा, बस ये यांत्रिक सहायता या मजबूती देगा। सहायता या मजबूती देगा। फ्लोएम मृदु तक सेम चीज है कि ये क्या होंगी, मुलायम होंगी, जीवित अवस्था में होंगी। तीसरी क्या होंगी इनकी जी, इनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये सेलुलोज की परत होंगी, सेलुलोज की परत होंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता है, मतलब द्विबीजपत्री में मिलेगा, एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता, मतलब कि नहीं होगा। क्लियर है? अर्थात कि विकसित पौधों में ही आपको सिर्फ मिलेगा फ्लोएम मृदुतक। पौधे के क्या करेंगे, ये पौधे के आपका जो ये है आपका चालनी नलिका और स्वकोशिका, इन दोनों को बीच में सामंजस्य बैठाने का काम किसका है, दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम आपका मुख्य रूप से किसका होता है, फ्लोएम मृदुतक का होता है। क्लियर आप लोग को? ठीक है, वास्तव में ये क्या करेगा कि यह वास्तव में इन दोनों की मदद करेगा। मदद कैसे करेगा, मदद तो तब होगा जब भोजन ये लेके जो जा रहा है उनमें कुछ मदद करे। तो उनमें कहता है कि भाई हम ज्यादा कुछ तो मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भोजन लेके आ रहा है अगर ले जाने में ज्यादा भारी लग रहा है तो कुछ समय के लिए मेरे पास रख दो और फिर लेके जाना। ठीक है, तो ये स्टोर पॉइंट है
तो कुछ समय के लिए क्या करता है, भोज्य पदार्थ को, जो बना हुआ भोजन है उसको स्टोर करने का काम कर लेता है। यानी कुछ समय तक भोजन को स्टोर करने का काम किसका होता है, फ्लोएम मृदु ऊतक का होता है। तो ऐसा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा आपको चारों पॉइंट्स फ्लोएम की भी। तो आज हम लोगों ने देखा जाइलम और फ्लोएम दोनों के कार्य एवं उनकी कोशिकाओं की संरचना। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ऊतक तंत्र के बारे में, और उनके अंदर हम लोग देखेंगे कि बाह्य त्वचा किस प्रकार के ऊतक से बनेगी, कैसे उनका विकास होगा, ठीक है। फिर उनके आगे के स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे वो सारी जानेंगे हम लोग, ठीक है। रंध्र कैसे बनते हैं, स्टोमेटल छिद्र कैसे होता है, हवाएं कैसे अंदर आती हैं, इन सभी स्ट्रक्चर की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।